हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज के इस वीडियो में हम एविडेंस एक्ट के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि रिपीटेडली वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपने इस वीडियो का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो गो एंड चेक इट आउट। अपने प्रीवियस पार्ट में हम 50 एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट एमसीक्यू 51। In relation to expression defined in section 3 of the act, which of the following statement is not correct? देखिए, जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो बहुत ध्यान के साथ पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा कि whether the question is asking you about the correct option और about the not correct option। क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन नॉट करेक्ट करके आता है तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बन जाता है अपने आप में ही, क्योंकि वो आपसे सही ऑप्शन नहीं पूछ रहे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमने 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करें? ऐसी सिचुएशन में आप 1 बाय 1 ऑप्शन ए, बी, सी, डी ऑप्शंस को पढ़ें। जब आपने ए ऑप्शन पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद सोचें कि क्या ये सही है या गलत है। अगले ऑप्शन को पढ़ें, फिर सोचें कि क्या वो सही है या गलत है। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका एमसीक्यू गलत नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज फैक्ट इंक्लूड्स नॉट ओनली फिजिकल फैक्ट्स बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। क्या ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, सोचें। नेक्स्ट इज ऑप्शन बी, कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर। क्या कोर्ट में आर्बिट्रेटर इंक्लूड होते हैं या नहीं होते, सोचें अब आप। थर्ड इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। स्टोन के ऊपर कोई इंस्क्रिप्शन अगर किया गया है तो वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आता है या नहीं आता। डी इज अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। 1 बाय 1 सभी स्टेटमेंट्स को आपने पढ़ा, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कंपेयर किया। अब इट्स योर टर्न कि आप इसका करेक्ट आंसर अपने माइंड में सोचें। एंड मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक पॉज लूँगी सो दैट आप उस टाइम में अपना जो करेक्ट आंसर है उसको सोच सकें, एंड देन आई विल लेट यू नो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोर्ट इंक्लूड आर्बिट्रेटर्स। ये जो डेफिनेशन लिखी गई है ये बात गलत लिखी हुई है, बिकॉज कोर्ट की डेफिनेशन में आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सप्रेशन कोर्ट। देखिए, सिमिलर एक क्वेश्चन है कि कोर्ट की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं है। ऑल जजेस, ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस, ऑल मजिस्ट्रेट्स और आर्बिट्रेटर्स। सो द करेक्ट आंसर अगेन वुड बी option D, that is arbitrator is not included in definition of court. Next is which of the following is not a judicial proceeding? Judicial proceeding नहीं है। Hearing by a judge, hearing by a person authorized to take evidence, hearing before an arbitrator और hearing by a magistrate। इस सभी प्रोसीडिंग्स में से किस प्रोसीडिंग को आप जुडिशियल प्रोसीडिंग के डेफिनेशन में नहीं रख सकते? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज हियरिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। बिकॉज आर्बिट्रेटर की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंक्लूड नहीं होती, एंड आर्बिट्रेटर कोर्ट की डेफिनेशन में भी इंक्लूडेड नहीं है। Next is in relation to the expressions defined in section 3, which of the following is not correct? Fact include not only physical fact but also psychological facts. Court include arbitrators. Inscription on a stone is a document. A fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved. तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज कोर्ट
डज नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेटर्स। यहाँ पर लिखा है कि कोर्ट इंक्लूड आर्बिट्रेटर्स, इट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। एंड क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा गया है कि आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। ओके, तो अभी आपको लग रहा होगा कि हमने 4 क्वेश्चन करे और चारों क्वेश्चंस तो जो हैं एक ही जैसे थे, बट ये एक जैसे नहीं थे। इन 4 क्वेश्चंस को बचाने के पीछे मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको ये बात समझा सकूं कि जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उसे इतने ध्यान से पढ़ें कि उससे रिलेटेड आपके पास डिफरेंट तरीके से MCQs जो हैं वो फॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अलग तरह से फॉर्म किया गया, सेकंड डिफरेंट वे में पूछा गया, तो डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आपको सभी तरह से प्रिपेयर रहना है कि आपको वो क्वेश्चन सही ही करना है। ओके, नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ अ फैक्ट इम्प्लाइज। प्रूफ का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट सर्टेनिटी और एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट, डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फैक्ट, आर्टिफिशियल प्रोबेटिव वैल्यू असाइंड टू अ फैक्ट, और ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। Correct answer of this question is option number B, that is degree of probability regarding the existence of some fact. Next is, which of the following can be considered in evidence in any suit or proceeding? Only fact in issue, only relevant fact, both fact in issue as well as relevant fact, or none of these? एविडेंस एक्ट में जो हम एविडेंस दे सकते हैं वो किस चीज़ का एविडेंस देंगे? क्या केवल फैक्ट इन इशू का, क्या रेलेवेंट फैक्ट का, या फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट दोनों का, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। देखिए, इसको आप रिलेट करें विद सेक्शन 5 ऑफ योर एविडेंस एक्ट, जहाँ पर क्लियरली ये बात बताई गई है कि एविडेंस दिया जा सकता है ऑफ fact in issue and relevant facts both. Next is, any such fact which possess some probative force is called as evidence. एविडेंस के बारे में जो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसने दी? सामंड, फिप्सन, स्टीफन और बेंथम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज सामंड ने ये बात कही है। ठीक है, क्वेश्चन 60 इज रिपीट या क्वेश्चन 61, ए रेलेवेंट फैक्ट मस्ट बी। कोई भी जो रेलेवेंट फैक्ट होता है वो कैसा होना चाहिए? लॉजिकली रेलेवेंट, लीगली रेलेवेंट, बोथ लॉजिकली रेलेवेंट एज वेल एज लीगली रेलेवेंट, और नन ऑफ दीज। किसी भी फैक्ट को हम रेलेवेंट कहीं कहते हैं तो कब कहते हैं? अगर वो लॉजिकली रेलेवेंट है, या लीगली रेलेवेंट है, या बोथ, या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज इट मस्ट बी लीगली रेलेवेंट। देखिए, ये क्वेश्चन भी, अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, मतलब एविडेंस में कहीं डायरेक्टली तो ये चीज़ लिखी नहीं है, बट दिस इज द इंटरप्रिटेशन विच वी गेट फ्रॉम सेक्शन 5, बिकॉज सेक्शन 5 में ये लिखा गया है कि एविडेंस दिया जा सकता है ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स का। बट कौन से रेलेवेंट फैक्ट्स का? उन रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि एविडेंस एक्ट में बताए गए हैं कि ये रेलेवेंट फैक्ट होंगे। मीन्स कोई भी रेलेवेंट फैक्ट कैसे होना चाहिए? वो लीगली रेलेवेंट होना चाहिए। इट शुड बी रेलेवेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 62. A is accused of B's murder. Which of the following will not be a fact in issue? A जो है वो accused है कि उसने B का मर्डर किया है। ऐसी सिचुएशन में क्या क्या जो है वो फैक्ट इन इशू नहीं होगा? इन्होंने पूछा है विच इज़ नॉट अ फैक्ट इन इशू। ठीक है, तो आपको 1 बाय 1 स्टेटमेंट्स पढ़नी है एंड सोचना है कि क्या हम फैक्ट इन इशू में इंक्लूड नहीं कर सकते। ए इज बीटिंग बी विद अ क्लब। ए ने बी को मारा लाठी के साथ। क्या ये फैक्ट इन इशू हो सकता है? नेक्स्ट, ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग।
ए ने इस तरह से उसे क्लब के साथ मतलब लाठी के साथ मार मार के उसकी हत्या कर दी। थर्ड, एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, ए की इंटेंशन भी थी, उसका आशय था कि वो बी की मृत्यु कारित करना चाह रहा था। फोर्थ इज एज गोइंग टू फील्ड विद अ क्लब, ए जो है वो उस फील्ड की तरफ जहाँ पर बी की डेथ हुई वहाँ पर जा रहा था लाठी के साथ। अब इन चारों चीज़ों में से फैक्ट इन इशू क्या नहीं होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए इज गोइंग टू द फील्ड विद अ क्लब। ए का फील्ड की तरफ क्लब के साथ यानी लाठी के साथ जाना इज नॉट अ फैक्ट इन इशू। ठीक है, ये अपने आप में फैक्ट इन इशू नहीं है, दो इट कुड बी अ रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, देखिए आप इस चीज़ को भी डिस्टिंक्शन करना सीखें कि रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है और फैक्ट इन इशू क्या होता है। ये चीज़ रेलेवेंट फैक्ट तो हो सकती है कि जिस जगह पर बी की डेथ हुई वहाँ पर ए को जाते हुए देखा गया और लाठी ले जाते हुए देखा गया कि ए जा रहा था लाठी लेकर के उधर की तरफ ही जा रहा था जिधर बी की डेथ हुई, तो दिस कुड बी अ रेलेवेंट फैक्ट बट दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फैक्ट इन इशू। ये अपने आप में फैक्ट इन इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज ए इज एक्यूज ऑफ बीज मर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फैक्ट इन इशू बताइए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या रेलेवेंट फैक्ट है। इज गोइंग टू बी टू द फील्ड विद अ क्लब, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि ये रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज सेइंग शॉर्टली बिफोर द इंसिडेंट दैट ही विल टेक रिवेंज ऑफ हिज फादर्स डेथ, इंसिडेंट से थोड़े समय पहले ही ए ने कहा था बी से कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला जो है वो तुमसे ज़रूर लूँगा। नेक्स्ट इज फ्लीइंग बिफोर द पुलिस अराइव्ड एट द विलेज, जैसे ही उस गांव में पुलिस आई वैसे ही मतलब उससे थोड़ा समय पहले ही ए जो है वहाँ से भाग गया था। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज, ये तीनों चीज़ें रेलेवेंट फैक्ट हो सकती हैं या नहीं हो सकती। सोचिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D is your correct answer, that is all of these statements are relevant facts। ठीक है, अब आप वन बाय वन इन सभी ऑप्शंस की रेलेवेंसी को भी ध्यान में लाइए। अब मतलब आपने पूरा एविडेंस पढ़ा हुआ है तो आप सोचें कि ए जो है फील्ड की तरफ जा रहा था, ये किस सेक्शन में रेलेवेंट हो सकता है। ए ने कुछ कहा बी से, उसके मर्डर से थोड़े समय पहले ही, ये कहाँ रेलेवेंट हो सकता है। इनकी रेलेवेंसी को आप सोचिए। देखिए एमसीक्यू करते समय ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप केवल उस एमसीक्यू तक ही लिमिटेड रहें कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व किया, सही आंसर लगा दिया, बस ख़त्म हो गई बात। ऐसा भी नहीं है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ से रिलेटेड आपके माइंड में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप समझ सकते हैं उस क्वेश्चन से, सब कुछ समझने की कोशिश कीजिए। भले ही एमसीक्यू में डिस्क्रिप्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि जो आप आंसर दे रहे हैं वो किस बेसिस पे दे रहे हैं, बट जब आप मेंस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको लिखना होगा कि हम ठीक है इस चीज़ को रेलेवेंट बता रहे हैं बट किस प्रोविज़न के हिसाब से रेलेवेंट बता रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन से आप जो है कोशिश करें और सभी पॉइंट्स की रेलेवेंसी को सोचें कि कहाँ कहाँ रेलेवेंट हो सकता है, एंड कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि रेलेवेंसी कहाँ कहाँ हो सकती है इन सब प्रोविजंस की। ओके, नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। एविडेंस अंडर द एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स ओरल एविडेंस, ऑल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। आपको तीनों में से करेक्ट आंसर कौन से हैं वो बताने हैं कि एविडेंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। ओरल एविडेंस इंक्लूड होता है, डॉक्यूमेंट इंक्लूड होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इंक्लूड होते हैं या नहीं होते। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बताइए। द करेक्ट आंसर इज
Option number D, that is 1 and 3. Both these statements are correct. Oral evidence is also an evidence and all the document including electronic records. Option D is your correct answer. Next, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट विच इज़ नॉट एविडेंस, क्या एविडेंस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता? पर्सनल नॉलेज और ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ जज अबाउट द केस ड्यूरिंग हियरिंग, स्टेटमेंट ऑफ अ डम्प विटनेस, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक CD। चारों स्टेटमेंट्स जो लिखी गई हैं इसमें से क्या एविडेंस के डेफिनेशन में नहीं आएगा, किस चीज़ को एविडेंस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज द पर्सनल नॉलेज और ऑब्जर्वेशंस जो भी हैं किसी जज के, वो एविडेंस में इंक्लूड नहीं होते। नेक्स्ट इज एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड। एविडेंस में क्या क्या इंक्लूडेड है? ऑक्यूलर एविडेंस ओनली, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली, ऑक्यूलर एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोथ, और ऑक्यूलर एविडेंस बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स ओनली। एविडेंस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? ऑक्यूलर एविडेंस बेसिकली मीन्स ओरल एविडेंस, कि क्या केवल ओरल एविडेंस ही एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंक्लूड होता है या नहीं होता, या दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C is your correct answer, that is both ocular and documentary evidence. Next is proof is the result of। किसी भी चीज़ का जो प्रूफ है, हम कहते हैं कि ये चीज़ प्रूव हो गई, तो जो प्रूफ है वो किस चीज़ का रिजल्ट है, मतलब किस प्रोसीजर के बाद प्रूफ की बात आएगी? इंक्वायरी के बाद, एविडेंस के बाद, इन्वेस्टिगेशन और स्टेटमेंट। So the correct answer is option B, that is proof is the result of evidence। एविडेंस के थ्रू ही तो किसी चीज़ को प्रूव किया जा सकता है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इन सभी स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट बताना है कि जो करेक्ट नहीं है। द टर्म्स रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर को एक्सटेंसिव और इंटरचेंजेबल टर्म्स। रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी दो चीज़ें हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं कि कुछ की रेलेवेंसी क्या है और एडमिसिबिलिटी क्या है। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी, क्या ये एक दूसरे के इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती हैं या नहीं हो सकती? नेक्स्ट इज ऑल एडमिसिबल एविडेंस इज़ यूजुअली रेलेवेंट बट ऑल रेलेवेंट एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल। वो सभी एविडेंसेस जो कि रेलेवेंट होते हैं वो सब एडमिसिबल हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी एडमिसिबल एविडेंस वो रेलेवेंट भी हों। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, आप इसको आराम से पढ़ें। आई विल गिव यू टाइम, ओके। नेक्स्ट इज ऑप्शन सी, रेलेवेंसी इज द जीनस ऑफ विच एडमिसिबिलिटी इज अ स्पीसी। कि रेलेवेंसी जो है वो एक बड़ा टर्म है एंड जो एडमिसिबिलिटी टर्म है दैट इज द स्पीसीज ऑफ relevancy। Fourth is relevancy and admissibility are neither synonymous nor is the one included in other। relevancy और admissibility एक दूसरे के synonyms नहीं है और एक दूसरे में include नहीं होते। आपको बताना है कि ये जो 4 statements लिखी गई हैं इन सभी statements में से कौन सी statement गलत है। ठीक है, so the correct answer of this question is option number A is your correct answer, that is relevancy और admissibility जो terms हैं ये एक दूसरे के interchangeable यूज़ नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, relevancy means the evidence, the fact must be relevant as per the provisions of Evidence Act and it should be covered under the provisions of section 5
टू 55, 5 to 55 और इसे 56 की जो ये पूरा खंड है इसके अंदर वो कवर होना चाहिए, तब उसे हम रेलेवेंसी उसकी वहाँ से हम देखेंगे। और एडमिसिबिलिटी मीन्स कि क्या उस फैक्ट को कोर्ट में एडमिसिबल माना जा सकता है, मीन्स उसको यूज़ किया जा सकता है या नहीं, दैट इज़ एडमिसिबिलिटी। एंड बेसिकली एडमिसिबिलिटी इज़ फॉर द जज टू डिसाइड कि वेदर वो चीज़ एडमिसिबल है या नहीं है, ये चीज़ कोर्ट भी डिटर्मिन करता है, ठीक है। एंड आप पढ़ते हैं एक सेक्शन, दैट इज सेक्शन 136, जहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जजेस टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, ओके। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन 69, एन एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय इम्प्रॉपर और अनलॉफुल मीन्स। आपने कोई एविडेंस आप ढूंढ करके लेकर के आए, मतलब कहीं से लाए, लेकिन कैसे, इम्प्रॉपर और अनलॉफुल तरीके से आपने उसे ऑब्टेन किया, तो क्या ऐसा एविडेंस रेलेवेंट होगा या नहीं होगा, या वो रेलेवेंट एंड एडमिसिबल होगा, इररेलेवेंट एंड इनएडमिसिबल होगा। आपको अब ये देखना है कि एक एविडेंस जो कि इम्प्रॉपर वे में या अनलॉफुल मीन्स के थ्रू ऑब्टेन किया गया, वेदर इट इज़ रेलेवेंट, इररेलेवेंट, रेलेवेंट एंड एडमिसिबल, irrelevant and inadmissible. So the correct answer of this question is option number A, that is option number C, that is both relevant and admissible. Relevant भी होगा और admissible भी होगा. Next we come to question 70. Sometimes facts which though not in issue but are so connected with the fact in issue as to form the part of same transaction, these facts are relevant and also known by the name of। अब ये डेफिनेशन जब पूरी पढ़ें, आपने क्वेश्चन पढ़ा, एकदम आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि दिस इज़ द डेफिनेशन एज गिवन इन सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ res gestae. So the correct answer is option A. नेक्स्ट इज रेस जस्टे इम्प्लाइज। रेस जस्टे का क्या मतलब होता है? थिंग्स डन इन द कोर्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन, फैक्ट इन इशू एंड उससे जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेज हैं, एक्ट्स टॉकिंग फॉर देमसेल्व्स और ऑल ऑफ दीज। सो रेस जस्टे मीन्स द डेफिनेशन ऑफ रेस जस्टे कवर्स all of these things. The correct answer is option number D. Next, which of the following is not an evidence? ये जो options लिखे हैं इसमें से क्या evidence नहीं है? Personal knowledge or observation of a judge about the case, oral statement of a witness before the court, document produced for the inspection of court और electronic CD क्या एविडेंस में इंक्लूड नहीं होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द पर्सनल नॉलेज या कुछ ऑब्जर्वेशंस जो भी जज ने की ड्यूरिंग द हियरिंग्स विल नॉट बी इंक्लूडेड एज एन एविडेंस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन 74 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम विद इन द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको अब डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 में उसके अकॉर्डिंग बताना है कि क्या डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता, बिकॉज दे हैव आस्क्ड डज नॉट कम विद इन द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑप्शन ए राइटिंग, मैप, अ टेलीफोनिक टॉक और अ वर्ड विच इज़ फोटोग्राफ्ड विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट। Correct answer is option number C, that is your telephonic talk. A telephonic talk is not included in document. Next is A is accused of waging war against the government of India by taking part in an armed insurrection in which property को destroy किया गया, troops are attacked, gaols are broken open. A is not present at all of them, yet the occurrence of these facts is relevant because पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपने ध्यान से बेयर एक्ट के इलस्ट्रेशंस को पढ़ा है तो आपको
अभी तक याद आ गया होगा कि ये इलस्ट्रेशन सेम किसी सेक्शन में दिया गया है। अगर आप इतना कैच कर जाते हैं तो आपको ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, मतलब ज़रूरत तो होगी बट आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये जो है इलस्ट्रेशन किस सेक्शन के अंदर दी गई है। ओके, सो ऑप्शन इज दे कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव फॉर रेलेवेंट फैक्ट। क्या ये मोटिव दिखा रहा है या फिर प्रिपरेशन को शो करता है, या दे आर द इफेक्ट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, या फिर दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजैक्शन। क्या ये सब एक जनरल ट्रांजैक्शन का पार्ट नज़र आ रही है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, that is they form part of a general transaction. Next is which of the following is not a res geste। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको ये चारों पढ़नी है, बताना है कि क्या रेस जेस्टे की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। ऑप्शन ए वाइल रनिंग इन अ स्ट्रीट क्राइंग दैट बी हैज स्टैब्ड हिम। ए भागते भागते गली में जा रहा है एंड चिल्लाते हुए जा रहा है कि बी ने मुझे मार दिया, मतलब कोई चाकू मार दिया। ठीक। ऑप्शन बी स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम। किसी भी क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो क्या वो स्टेटमेंट रेस जेस्टे में इंक्लूड होती है या नहीं होती। थर्ड इज इन अ ट्रायल फॉर डाउरी मर्डर ऑफ बी on the alleged murder night, the police received a distress telephonic call from B in which before abrupt disconnection she could only say, "Please help me, I fear immediate harm to myself." B के अगेंस्ट डाउरी डेथ का केस चल रहा है और उस दौरान ये बात पता चलती है कि जो जिसकी डेथ हो गई वो जो लेडी है उसने उसी रात एक टेलीफोनिक कॉल किया था और टेलीफोनिक कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट होने से पहले वो केवल इतना कह पाई कि प्लीज़ मेरी मदद करो एंड आई हैव अ फियर कि मेरे को कोई मारने वाला है, मतलब इमीडिएट हार्म मुझे होने वाला है। तो क्या जो ये स्टेटमेंट उसने दी ये रेस जेस्टे में इंक्लूड होगी या नहीं होगी। नेक्स्ट, ए वॉज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय शूटिंग हिम विद अ गन। द पर्सन हु वॉज एट द टाइम इन द सेम रूम with B saw a man with a gun in his hand pass by a window of that room and thereupon exclaimed, "There is the butcher." C.A. was known by that name. तो A जो है उसका ट्रायल किया जा रहा है, मतलब उसका ट्रायल चल रहा है फॉर द मर्डर ऑफ B, और ये बात ट्रायल के दौरान सामने आती है कि बी के साथ कोई और पर्सन भी उसी रूम में था जिसने कि देखा कि कोई आदमी आया और उसने बी को चाकू मारा एंड विंडो से वो भाग गया। ये देखते हुए उस पर्सन ने चिल्लाकर कहा कि देयर इज़ अ बचर सी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ए वॉज नॉन बाय दैट नेम, कि ए का जो नाम है वो सी के नाम से जाना जाता था, तो इसलिए उस पर्सन ने चिल्ला के कहा कि देखो ये जो बचर है ये सी जो है वो भागते हुए जा रहा है। सी इज़ बेसिकली हु, ए, जिसका ट्रायल चल रहा है। तो क्या जो ये स्टेटमेंट दी गई है ये रेलेवेंट होगी एज अ रेस जेस्टे और नॉट। अब आपने चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया, मैंने आपको समझा दिया, आप थोड़ा दिमाग लगाएं और सोचें कि क्या रेस जेस्टे में इंक्लूड नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इज योर correct answer, that is statements which are made during the course of investigation are not included in res geste. Next, under section 7 of evidence act which of the following facts are relevant। क्या क्या relevant होता है। facts which are the occasion, cause, effect, this is in section 7 में ये दिया गया है occasion, cause और effect के बारे में। next is फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड, या वो फैक्ट्स जो कि उस स्टेट ऑफ थिंग्स को दर्शाते हैं। फैक्ट्स विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी, या अपॉर्चुनिटी रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 7, या सेक्शन 7 में इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज सेक्शन 8 किस चीज़ की रेलेवेंसी बताता है। मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट
एंड कंडक्ट में भी लिखा है प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट बोथ और ऑल ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन. कि ए ने क्या किया, बी को पॉइजन दिया. द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोक्योर्ड अ सिमिलर पॉइजन विच वॉज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज अ. देखिए ये भी सेम इलस्ट्रेशन है उस सेक्शन की, मैं आपको बताऊंगी नहीं विच सेक्शन, ठीक है. आपको क्योंकि ये इलस्ट्रेशन आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा बेयर एक्ट तो आपको याद आना चाहिए कि ये इलस्ट्रेशन कहाँ दी गई है. और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप यहीं पर वीडियो को पॉज करें, बेयर एक्ट ओपन करें एंड देखें कि ये इलस्ट्रेशन कहाँ दी गई है. क्योंकि अगर देखिए मैं अगर आपको अभी वीडियो में बता दूंगी तो आप सुन करके और भूल जाएंगे. लेकिन अगर आप वीडियो को पॉज करके खुद जा करके बेयर एक्ट खोलेंगे, ढूंढेंगे कि इलस्ट्रेशन कहाँ दी गई है, एंड मे बी बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा बिकॉज एविडेंस एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो आप इलस्ट्रेशंस को भी अच्छे से पढ़ें. तो जिन स्टूडेंट्स को इलस्ट्रेशंस याद है, मतलब पता है, तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं पता तो आप वीडियो पॉज करें, बेयर एक्ट ओपन करें, देखें कि ये इलस्ट्रेशन कहाँ दी गई है, एंड उसके बाद अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं. स्टिल अगर आपको इलस्ट्रेशन नहीं मिलती है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भी ड्रॉप कर सकते हैं. ओके, सो द फैक्ट कि बिफोर डेथ बी ने सिमिलर पॉइजन जो है वो प्रोक्योर किया था, तो क्या ये रेलेवेंट होगा या इररेलेवेंट होगा, या ये एक फैक्ट इन इशू है अपने आप में, या फिर नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट इज अ relevant fact. Next is the question is whether A was ravished. The fact that shortly after the alleged rape, देखिए अब illustration based questions आ रहे हैं तो आप ध्यान रखते रहें कि किस तरह से questions पूछे जाते हैं. The question is whether A was ravished. The fact that shortly after the alleged rape, A made a complaint to the offense. A ने रेप होने के थोड़े देर बाद ही, जल्द ही मतलब कंप्लेंट की उस ऑफेंस के बारे में. तो क्या ये जो उसने कहा, मतलब जो कंप्लेंट की, वो रेलेवेंट होगा शोइंग कंडक्ट, रेलेवेंट फैक्ट शोइंग द मोटिव, और फैक्ट इन इशू है, या फिर ये इसमें से कुछ भी नहीं है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेलेवेंट फैक्ट शोइंग हर कंडक्ट. Next is the question is whether A was ravished and thereafter murdered. The fact that without making a complaint she said that she had been ravished. देखिए पिछली illustration और इस मतलब पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि the fact that without making a complaint, A ने कोई कंप्लेंट नहीं की, केवल उसने बिना कंप्लेंट के सिंपली ये चीज़ कही कि she has been ravished. तो क्या ये रेलेवेंट होगा एज अ कंडक्ट? केवल उसने स्टेटमेंट दी है, कंप्लेंट नहीं की है. ए रेलेवेंट इज रेलेवेंट एज अ सब्सटेंटिव एविडेंस होगा, या फिर इज रेलेवेंट एज अ सेकेंडरी एविडेंस, और इट मे बी रेलेवेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32 और 157. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32 और 157. Next, the question is whether A owes B rupees 10,000. The fact that A asked C to lend him money and D said to C in A's presence and hearing, I advise you not to trust A for he owes B rupees 10,000. And ये सुन करके A जो है वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है. A went away without making any answer. This is relevant fact, irrelevant, fact in issue or none of these. सिंपली मैं समझाती हूँ आपको कि सपोज ए ने जो है उधार लिए हुए हैं बी से 10,000 रुपये. ए जो है वो सी से भी कहता है कि भाई मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो. जिस समय ए सी से पैसे उधार मांग रहा है उस समय डी भी वहाँ पर प्रेजेंट है, और डी कहता है कि नहीं तुम मतलब ए के सामने ही डी सी से ये बात कहता है कि इसने तो अभी बी से भी 10,000 रुपये ले रखे और उसके पैसे भी नहीं दिए, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम इस पर ट्रस्ट मत करो, ठीक है, क्योंकि इसके पास बी के भी 10,000 रुपये हैं. ये सब ए के प्रेजेंस और हियरिंग में कहा गया, और ए ने इसे सुना और चुपचाप वहाँ से चला जाता है. तो क्या उसका ये चुपचाप चला जाना रेलेवेंट होगा, इररेलेवेंट होगा, फैक्ट इन इशू होगा, या
इसमें से कुछ भी नहीं होगा. This is again an illustration based question directly from your Direct. Correct answer is option number A is your correct answer, that is it is a relevant fact. Next, the question is whether A murdered B during the course of a struggle. Marks on the ground produced by the struggle, जो A और B के बीच में struggle हुई, जो गुत्थम गुत्था उनके बीच में हुई, उस वजह से जो भी ग्राउंड पर कुछ मार्क्स पड़े, कुछ निशान विशान हो गए, क्या वो सब रेलेवेंट होंगे? अगर होंगे तो किस सेक्शन के अंदर होंगे? सेक्शन 6, 7, 8 और सेक्शन 10. दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है कि क्योंकि आप जब सेक्शन 7 पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप पढ़ते हैं ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स. वहाँ कहीं भी मार्क्स जैसे सब शब्द का यूज़ नहीं किया गया. एंड अगर आपने सिर्फ रोट लर्निंग की है, सिर्फ बेरेक्ट के उन वर्ड्स को याद किया है, तो डेफिनेटली आप चकरा जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को देख करके कि क्या ये चीज़ सेक्शन 6 में भी रेलेवेंट हो सकती है, क्योंकि ये तो रेजिस्टे का पार्ट है. जब उनके बीच में स्ट्रगल हुई और जो कुछ भी हुआ उस दौरान मार्क्स पे, ग्राउंड पे कुछ मार्क्स लगे, तो वो सब सेक्शन 6 में भी तो आ सकता है. स्टूडेंट्स विल गेट कन्फ्यूज विद दिस अगर आपने बेरेक्ट पढ़ने के साथ साथ उसका इंटरप्रिटेशन नहीं समझा, सिर्फ आपने वर्ड्स क्रैम अप कर लिए, मगअप कर ली चीज़ें, तो डेफिनेटली दिस विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. दो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लैंग्वेज पढ़ें, समझें, स्टिल आपको उसका इंटरप्रिटेशन और चीज़ें एज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ होनी चाहिए. So the correct answer of this question is option number B, that is section 7, जहाँ पर बात की गई है about occasion, cause and effect. जो वर्ड इफेक्ट वहाँ पर लिखा है, इफेक्ट मीन्स कि किसी भी चीज़ का क्या इफेक्ट हुआ, तो जब मार्क्स जो भी ग्राउंड पर हुए हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर वर्ड इफेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन. किसी भी व्यक्ति की कोई रेपुटेशन है तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? फैक्ट है, सब्जेक्ट है, ओपिनियन है या एविडेंस है? क्या किसी व्यक्ति की कोई रेपुटेशन को हम एज अ फैक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, उसे एक सब्जेक्ट कह सकते हैं, या उसे कहेंगे कि ये ओपिनियन है बाकी लोगों का, या ये एक एविडेंस है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इट इज़ अ फैक्ट. Whether a weapon is a deadly weapon or not is a question of law, question of fact, opinion of the expert or opinion of the judge. This is a question of fact. Option number 2 is your correct answer. Next is in which case. देखिए केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में यह ऑब्जर्व किया कि मोटिव, कंडीशन ऑफ माइंड, revolution, mood full of revengeful thoughts is neither a crime in itself nor is sufficient to link a criminal with an incident. केवल किसी व्यक्ति का कोई मोटिव था, उसका कुछ माइंड में रिवेंजफुल थॉट्स थे, सिर्फ इतना उसको सफिशिएंट नहीं है उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए. दिस वॉज सेड इन द केस ऑफ कहर सिंह वर्सेज स्टेट और आर वर्सेज परमार और क्वीन एम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला और नन ऑफ दीज. So the correct answer is option number A is your correct answer, that is Keher Singh versus State. Next is Queen Empress versus Abdullah, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऑप्शन पढ़ा. ये किस चीज़ से रिलेटेड केस है? क्या ये कंडक्ट का केस है, मोटिव का केस है, प्रिपरेशन को दिखाता है, या इट इज़ रिलेटेड टू रिजल्ट? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, that is Queen Empress versus Abdullah is related to conduct. Facts which are necessary to explain or introduce the relevant fact as to the place, name, date, relationship, identity of parties are relevant under. ये सब जो बातें लिखी गई हैं कि किसी का प्लेस, नाम, डेट, रिलेशनशिप, पार्टीज़ की आइडेंटिटी, ये सब किस सेक्शन के अंतर्गत रेलेवेंट होगा? अंडर सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9. So the correct answer is option number D is your correct answer, that is section 9 में ये सब चीज़ें relevant होती हैं.
A sues B for a libel imputing disgraceful conduct to A. A जो है वो B को स्यू करता है इस वजह से कि B ने कुछ डिसग्रेसफुल कंडक्ट करा और लिबल किया A की तरफ. B अफर्म करता है दैट द मैटर एलिज्ड टू बी लिबेलियस इज ट्रू. B अपने डिफेंस में ये कहता है कि जो कुछ भी मैंने कहा वो मैटर भले ही लिबेलियस हो, लेकिन मतलब लिबल जैसा हो, डिफेमेशन वाला हो, बट स्टिल वो बात ट्रू है. द पोजिशन एंड रिलेशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम, देखिए मार्क करें कि पोजीशन एंड रिलेशन, जो उन पार्टीज़ मीन्स ए और बीच के जो रिलेशंस हैं वो किस तरह के हैं जिस समय ये लिबल पब्लिश की गई, ये रेलेवेंट होगा कि उनके रिलेशंस किस तरह के हैं, ये बात रेलेवेंट होगी एज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मोटिव फॉर द फैक्ट इन इशू, एज अ कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्ट इन इशू, एज इंट्रोडक्टरी टू द फैक्ट इन इशू, या एज अ प्रिपरेशन फॉर द फैक्ट इन इशू. क्वेश्चन में ये बात तो क्लियरली आपको बता दी कि उनके जो भी रिलेशंस हैं वो रेलेवेंट होंगे, बट किस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग रेलेवेंट होंगे? क्या ये मोटिव को दिखा रहे हैं, या फिर ये कंडक्ट को शो कर रहे हैं, या ये कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर प्रिपरेशन को शो करते हैं? अब आप सोचें कि ये कहाँ रेलेवेंट होगा. दो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग नहीं होगा. अगेन आई वुड से कि जिसने इलस्ट्रेशंस को अच्छे से पढ़ा है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंट्रोडक्टरी टू द फैक्ट इन इशू, कि ये फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सेक्शन 9 में जब हम बात करते हैं अबाउट फैक्ट्स विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, तो वो सारे फैक्ट्स जो कि किसी फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर उनका जो रिलेशन है पार्टीज़ का, दैट विल बी एक्सप्लेनेटरी और इंट्रोडक्टरी. ठीक है. एज वेल एज सेक्शन 9 में डायरेक्टली भी रिलेशंस के बारे में बात की गई है कि जो रिलेशनशिप है पार्टीज़ का, दैट विल बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 9. नेक्स्ट इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अंडर सेक्शन 9 शुड बी टेकन बाय हुम. सेक्शन 9 में जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है वो कौन करेगा? मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, एनी पर्सन और ऑल ऑफ दीज, ये सभी कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज option number D is your correct answer, that is all of these. Next, in the law of evidence, fact का क्या मतलब है? Anything perceived by senses, state of thing capable of being perceived by senses, any mental condition of which a person is conscious, or all of these. फैक्ट का मतलब बताना है आपको. मीन्स आप फिर से सेक्शन 3 में जो डेफिनेशंस दी गई हैं वहाँ पर अपना माइंड घुमाएं, सोचें फैक्ट के बारे में क्या क्या लिखा गया है, क्या ए लिखा, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, या चारों बातें वहाँ पर लिखी गई हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. अब आपको बताना है करेक्ट नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है. दैट अ मैन हर्ड और सो समथिंग इज़ अ फैक्ट. किसी व्यक्ति ने कुछ चीज़ सुनी या कुछ देखा, ये चीज़ क्या है? फैक्ट है. दैट अ मैन सेड सर्टेन वर्ड्स इज़ अ फैक्ट. किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, ये भी एक फैक्ट है. दैट अ मैन हैज़ अ सर्टेन रेपुटेशन इज़ नॉट अ फैक्ट. किसी व्यक्ति की कोई रेपुटेशन जो है वो फैक्ट नहीं है. फोर्थ इज दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन. किसी व्यक्ति का कोई ओपिनियन इज़ अ फैक्ट. ओपिनियन भी फैक्ट है या नहीं है. अब आपको वन बाय वन दोबारा से आप ए, बी, सी और डी ऑप्शंस को पढ़ेंगे. वन बाय वन सभी ऑप्शंस के बारे में सोचेंगे कि क्या ये सही लिखा है या नहीं लिखा. ठीक है, तो सोचिए. The correct answer of this question is option number C, that is a man has a certain reputation is not a fact. यहाँ पर not की जगह क्या आना चाहिए? is a fact.
तब ये बात सही होगी, पर इन्होंने नॉट लगा दिया, इट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत हो गई। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गलत स्टेटमेंट ही पूछी गई है कि क्या आपको बताना है कि चारों में से क्या सही नहीं है। नेक्स्ट, एनी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस इज अ एविडेंस, फैक्ट, fact in issue, or none of these. Correct answer is option number B, that is, it is a fact. Which of the following qualifies to be treated as a fact? ये देखिए आपका सिमिलर क्वेश्चन है कि क्या किसी मैन ने कुछ हियर किया या देखा, heard or saw something, that a man holds a certain opinion, that a man acts in good faith, or all of these. क्या ये सभी चीज़ें फैक्ट में इंक्लूड होती हैं या नहीं होती? So the correct answer is option number 4, that all of these are correct. Next, an important case in relation to test identification parade. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का इम्पॉर्टेंट केस आपको बताना है। कौन सा केस है? रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राम लोचन वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, और ऑल ऑफ दीज। क्या ये सभी केसेस जो हैं वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से रिलेटेड हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सस्पेक्ट बाय अ फोटोग्राफ, किसी सस्पेक्ट का, संदिग्ध व्यक्ति का जब आइडेंटिफिकेशन किया जाता है किसके द्वारा? फोटोग्राफ के द्वारा। तो क्या ऐसा फोटोग्राफ के द्वारा किया गया आइडेंटिफिकेशन एडमिसिबल है एविडेंस में, या फिर इट कैन टेक द प्लेस ऑफ अ फॉर्मल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, और ये फॉर्मल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की जगह ले सकता है, या फिर इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस, ये पूरी तरह से एविडेंस में इनएडमिसिबल होता है, या फिर ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। So the correct answer is option number D is your correct answer, that is both A and B are correct. Next, conspiracy evidence is provided. Conspiracy के बारे में कहाँ बात की गई है? सेक्शन 11, 10, 9 और 8. This is directly a section based question and the correct answer is option number B is your correct answer, that is section 10. Which section of evidence act is called residuary section? किस सेक्शन को रेसिडुअरी सेक्शन कहा गया है? सेक्शन 12, 11, 13 और 14. सेक्शन 11 is called as the residuary section because जो कुछ भी कहीं और रेलेवेंट नहीं है वो सेक्शन 11 में रेलेवेंट हो जाएगा। एंड सेक्शन 11 बेसिकली उसकी जो कोर प्रिंसिपल है वो यही है कि वो रेजिडुअरी सेक्शन है एक तरह से। नेक्स्ट इज द प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 12, 11, 13 और 14. प्ली ऑफ एलिबाई इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 11. नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट लेज डाउन रूल्स रिगार्डिंग रेलेवेंट फैक्ट व्हेन द राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन? जब कोई राइट या कस्टम को लेकर के कोई क्वेश्चन उठता है तो राइट और कस्टम कहाँ रेलेवेंट है? अंडर सेक्शन 12, 13, 14 और 15. तो राइट्स और कस्टम्स आर रेलेवेंट अंडर सेक्शन 13. सो हेयर आवर वीडियो कम्स टू एन एंड. 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं. बहुत से क्वेश्चंस इसमें डायरेक्ट अभी हमने जो लास्ट कुछ क्वेश्चंस करे ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे, बट बहुत से क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन बेस्ड भी किए, मिक्स्ड हमने क्वेश्चंस किए हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच अपडेट्स. एंड अगर आप चाहते हैं कि किसी और सब्जेक्ट को लेकर के इस तरह से हम MCQs डिस्कस करें, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं. वी विल श्योरली कम with a new video on some new subject. Okay, so stay tuned with us and thank you.